नमस्कार। ब्लॉग एंजिल के करंट अफेयर्स क्विज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ये क्विज यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। आज का क्विज पॉलिटी को करंट से कोरिलेट करके चलेंगे, तो देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? विचार कीजिए। सत्य कथन बताना है। 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की नीति निदेशक तत्व के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 47, जो नीति निदेशक तत्व हैं उनके आर्टिकल 47 में नशीले पेय पदार्थों और ड्रग्स के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पढ़ते जाइएगा। संविधान नीति निदेशक तत्वों को समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत करता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। माइंड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन के पहले खुद को वेल प्रिपेयर कीजिए। बताइए। देखिए, जो आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 47 ही नीति निदेशक तत्वों के बारे में ही है। और आर्टिकल 47 क्या कहता है? यही कहता है कि नशीले पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना है। यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करने की नीति निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों, ये गलत है। संविधान नीति निदेशक तत्वों को समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों में वर्गीकृत करता है। ऐसा कहीं नहीं वर्गीकृत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ओनली 2, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला क्या दे रहा है? 42वें संविधान संशोधन के अनुसार। ये बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में। क्लियर है? अब देखिए दूसरा, नहीं, इसी को आगे पढ़ते हैं। 1976 के माध्यम से एक कर्तव्य जोड़ा गया था। देखिए, ये यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हम सब ने मौलिक कर्तव्य पढ़ा है, उसके बारे में इलोबरेट किया है। ऑप्शन थोड़ा सा ऐसा घुमा के दिया हुआ है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने 6 से 14 वर्ष के, ये बिल्कुल सही है, जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को 6 से 14 वर्ष या प्रतिपालक शिक्षा, मतलब उसके माता पिता को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है, जोर देता है उनको कि शिक्षा कराना ही इनका मौलिक कर्तव्य है। बट 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। हम सब जानते हैं ये चीज, लघु संविधान बोला गया था। अब लघु संविधान में एक कर्तव्य नहीं जुड़ा गया था। इसमें क्या कहा है? इसमें एक कर्तव्य जुड़ा गया। या तो ये इंफेसाइज कर देता या इस पे जोड़ देता कि यह कर्तव्य जोड़ा गया था, तो यह कर्तव्य तो जोड़ा गया था कि शिक्षा पे ध्यान देना है, माता पिता का मौलिक कर्तव्य हो जाता है। बट ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक ही कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। इसमें तो कई कर्तव्य जोड़े गए थे। भाई, मौलिक कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं? मौलिक कर्तव्य तो हमारे कई हैं। मौलिक कर्तव्य कैसे हैं? जैसे संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, देश की रक्षा और सेवा करें, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें, भातृत्व की भावना रखें, संस्कृति की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। कई उद्देश्य दिए गए थे। इसमें एक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था। सब में से एक कर्तव्य ये जरूर था। तो ये ऑप्शन सही तो है, बट एक कर्तव्य की वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाता है। एक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अनुसार के माध्यम से। एक नहीं, कई कर्तव्य जोड़े गए थे, कई कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। ये मौलिक कर्तव्य आते किस आर्टिकल में? 51A में आते हैं। 51A जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सी समिति? यह भी पूछा जाता है कि किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के आधार की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार बना था। ये संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी शामिल हैं। नागरिक कर्तव्य भाई शामिल हैं। ये बिल्कुल सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। संसद के पास उपयुक्त विधि द्वारा मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने का अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है भाई, बिल्कुल अधिकार है। मौलिक कर्तव्य बदले जा सकते हैं संसद में, बट उपयुक्त विधि द्वारा। देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला हमारा ये कह रहा है कि ये अनुसूचियां दी हुई हैं, तीसरी अनुसूची, 9वीं, चौथी और 10वीं, इनका मिलान करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तीसरी सूची क्या कह रही है? तीसरी सूची किसमें जाएगी? राज्यों के सीटों के आवंटन, दल बदल के आधार पर अयोग्यता, विशेष अधिनियम को मान्यता, भाषा, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप। देखिए, तीसरे का शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप जाएगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो पहला है, तीसरी अनुसूची जो है हमारी ये कह रही है, तो पहला का पांचवां हमें ये कंफर्म हो गया, तो पहले का पांचवां, इन दोनों, ये दोनों सही है, ये दोनों सही हो सकते हैं। अब ये दोनों दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए भाई, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी और सी में हमें युद्ध लड़ना है। बी और सी में क्या देखते हैं? दूसरा क्या कह रहा है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर है या विशेष अधिनियमों को मान्यता देती है? चौथी अनुसूची क्या कह रही है? चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची क्या कह रही है? चौथी राज्यों के सीटों का आवंटन करती है। मान लीजिए हमें दो ही पता है, ठीक है। तीसरे का पहला किसमें है? पहला इसमें सही है, तीसरे का पहला इसमें सही है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया। बट एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है कि दोनों में तीसरे का पहला दे देगा, तो फिर हमें 9वीं और 10वीं भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 9वीं और 10वीं भी देख लेंगे। दूसरा है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का कौन सा सही है? इसमें हम देख रहे हैं 9वीं अनुसूची का तीसरा, विशेष अधिनियम को मान्यता दी जाती है। अब बचा 10वां। क्लियर है? थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे। अनुसूची लिमिटेड है, उनके बारे में सबको पता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था इसमें। रिट के लिए, रिट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रिट केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ऐसा है क्या भाई? ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही भाई पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। रिट केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और साधारण कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और साधारण कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। यह सही है या गलत है? यह भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों रिट अधिकारिता के प्रयोग से मना कर सकते हैं। यह तो बिल्कुल गलत है, तो इसमें से कोई भी सही नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, भारत में राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में साल दर साल बहुत बार पूछा गया है। तो राज्यों के पुनर्गठन को लेके इस टाइप से नंबर दे दिए गए हैं कि राज्यों के पुनर्गठन में जितने भी आयोग बैठे थे उनका क्रम क्या है। तो उनका क्रम क्या है ये हमें जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आयोग किस सन में बैठा था, है ना। अब धर आयोग तो बहुत ज्यादा फेमस है। धर आयोग ने ही रिपोर्ट पेश की थी कि राज्यों का भौगोलिक परिस्थिति के या आर्थिक विकास होना चाहिए, राज्यों का गठन भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर होना चाहिए, इनका आर्थिक विकास होना चाहिए, ना कि आर्थिक विकास के आधार पर इनका विभाजन होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर विभाजन होना चाहिए, ब्ला ब्ला, कई इन्होंने तथ्य दिए थे। तो एसके धर कमीशन बना कब था? 1948 में, ठीक है। अब जेवीपी समिति दूसरा ऑप्शन है हमारा। जेवीपी समिति कब बनी थी? 1949 में। जेवीपी क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वट्टावी सीतारमैया और पी से कौन है? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये तीन लोगों ने मिलकर ये समिति बनाई थी। अब देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था? 1956 में। 1956 में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसमें इसी आयोग के आधार पर जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य दिए गए थे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 3 केंद्र शासित राज्य कौन से थे जो सबसे पहले बनाए गए थे 1956 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग के तहत, है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अब कमेंट बॉक्स में आंसर देके बताइए। उपर्युक्त घटनाओं दी। अगला एक भी बचा, आंध्र प्रदेश का निर्माण। आंध्र प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? आंध्र प्रदेश का निर्माण भाई कब हुआ था? ये हुआ था लगभग अक्टूबर 1953 के आसपास। डेट एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, बट अक्टूबर में ही हुआ था, अक्टूबर 1953 के आसपास। तो जो अक्टूबर 1953 के आसपास आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ये भाषा के आधार पर गठन हुआ था। तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। और इसे दिया कि कौन था? इसको
वो करने वाला, मतलब इसको लीड करने वाला श्री राम मुल्लू। श्री राम मुल्लू थे ये, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया था, बिना कुछ खाए पिए ये लगभग 55-56 दिन तक बैठे रहे और इनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये जो है क्रम हमें याद होना चाहिए, 1948, 1949, 1956 और 53। अब इसमें ऑप्शन देखिए और क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कौन कौन सा सही है? पहला बिल्कुल सही है, फिर दूसरा हुआ था बिल्कुल सही है, फिर चौथा हुआ था, फिर तीसरा हुआ था। क्लियर है? अगला देख लेते हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं। भारत में संसदीय सरकार की क्या विशेषताएं हैं? भारत का जो संसदीय शासन व्यवस्था है भारत में, तो इसके क्या है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रमशः नाम मात्र और वास्तविक, मतलब राष्ट्रपति नाम मात्र का शासन होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री वास्तविक शासन होता है, ये बिल्कुल सही है। कार्यपालक वही होता है वास्तविक, है ना। प्रधानमंत्री हमारा सारा कार्यभार संभालता है। दूसरा क्या कह रहा है? मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी, दूसरा। तीसरा क्या कह रहा है? कम से कम 1 वर्ष के लिए संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। मंत्री अपना पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ लेता है, जिसे प्रधानमंत्री दिलवाते हैं। देखिए, शपथ तो दिलाया जाता है मंत्रियों को, लेकिन पदभार संभालने से पहले गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्या है, सही है या गलत? भारत की संसदीय सरकार में ये नहीं है ऐसा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह बिल्कुल सही आंसर है। महान्यायवादी की पदावधि संविधान द्वारा की जाती है, सही है या गलत? संविधान द्वारा की जाती है पदावधि, गलत है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि न्याय पद, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायिक पद होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, सबसे सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है ये हमारा। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। 1 और 3 किसमें? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में हमने एक किया विकल्प। अब देखिए, ये क्वेश्चन फिर से उठ के आया है कि तीसरी अनुसूची में किसके बारे में दिया हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक, मतलब जो शपथ होता है, प्रतिज्ञान होता है, वो कौन कौन लेता है? न्यायालय का न्यायाधीश लेता है, भारत का महान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत का उपराष्ट्रपति, या संसद के लिए निर्वाचन हेतु उम्मीदवार। भाई ये तो हैं, न्यायाधीश लेते हैं, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं वो लेते हैं ना, है कि नहीं? उपराष्ट्रपति का जिक्र नहीं है। संसद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार, ये इन सब की शपथ का जिक्र है उसमें। अब देखिए, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संदर्भ में विचार कीजिए। भारतीय महासंघ राज्यों का महासंघ है। भारतीय महासंघ राज्यों का महासंघ है, सही है या गलत? राज्यपाल को का पद भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संघीय विशेषता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए बेहिचक, टेक योर ओन टाइम, अपने आप को मॉडरेट करिए, एग्जाम देके प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा बेनिफिट होने वाली एग्जाम में। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता, भारत महासंघ राज्यों का संघ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। राज्यपाल का पद भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण संघीय विशेषता है, ये कहीं नहीं उल्लेख है, तो केवल एक सही हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। अब 73वें संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम क्या कह रहा है? हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम देखिए, पहला क्या कह रहा है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। आपके सामने डिस्प्ले है, पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं देख लेता हूं। यह अधिनियम पंचायती राज्य संस्थानों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, यह बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम से भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जुड़ गई है, यह भी सही है, यह भी बिल्कुल सही है। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र
की सहभागिता लोकतंत्र में परिवर्तित कर देता है। यह अधिनियम प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागिता लोकतंत्र में परिवर्तित कर देता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के विषय में बताइए। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के विषय में, मौलिक अधिकार नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करके राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है। सही आंसर है। ठीक है, जब व्यक्तियों द्वारा राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तब कोई संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं होता है। क्या ऐसा भाई? जब कोई व्यक्ति राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, जब व्यक्तियों द्वारा राज्य की कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तब कोई संवैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं है। यह भी बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संसद और विधानसभा दोनों कानून बना सकते हैं। गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा का उसमें कोई वो नहीं है। आगे देखते हैं। क्लियर हुआ? मौलिक अधिकारों को लेकर क्लियर हुआ? मौलिक अधिकारों में दोनों ऊपर के दोनों तथ्य सही हैं हमारे, पहले दूसरे तीसरा गलत है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये भी काफी इंपॉर्टेंट पद होता है भारत के लिए। क्या? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के संदर्भ में क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा कैग के पद को हटाने से संबंधित प्रावधान उल्लेख नहीं किए गए हैं। ऐसा नहीं है, उल्लेख किए गए हैं। गलत है ये। कैग भारत की संचित निधि होने वाले व्यय के संबंधित में लेखा परीक्षक करता है, मतलब इसका ऑडिट कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, उसका ऑडिट करने का अधिकार होता है इसे। कैग राज्य की लेखा परीक्षक से संबंधित रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, राज्य से रिलेटेड जो भी होते हैं वो राज्य को प्रस्तुत करना होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? 2। ठीक है, 2 और 3। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल की घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों में के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित। ये तो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार खत्म किया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। बट कुछ अधिकार हैं ऐसे जो एबॉलिश नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 क्लियर कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी के अंदर मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, ध्यान करिए। इसमें क्लियर बताया था मैंने कि इसमें बहुत सारी हमें आज़ादियां दी गई हुई हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर, जिसमें धूम्रपान निषेध आता है, चिकित्सा का अधिकार आता है, बिजली पानी का अधिकार आता है, भोजन का अधिकार, नींद का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, कई अधिकार दिए गए हैं इसमें, है ना। आर्टिकल 20 क्या कहता है? देखिए, ये आर्टिकल इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि यही 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिनको छोड़ के सारे आर्टिकल हमारे वो हो जाते हैं कि हम उनको लेके न्यायालय में आगे नहीं जा सकते, है ना, निलंबित कर लिए जाते हैं। लेकिन ये 2 आर्टिकल हमारे सुरक्षित रहते हैं, उस आपातकाल में भी वो रहते हैं, काबिज रहते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, दोष सिद्ध के संबंध में आरक्षण। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट हैं। इसके दूसरे और तीसरे में क्या लिखा गया है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जीओप्रेडी, मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। तब इसी तो कहा गया है दोहरे संकट का सिद्धांत। तीसरा क्या कह रहा है? 20 का तीसरा, आर्टिकल 20 में तीसरा भी पॉइंट है। वो क्या कहता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब स्वयं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए आपको विवश नहीं किया जा सकता। ठीक है, स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए आपको विवश नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 20 कहता है। तो ये दोनों हमारे आर्टिकल आपातकाल स्थिति में भी जीवित रहते हैं। अगला देखते हैं।
भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में कुछ 3 टिप्पणियां दी गई हैं, बताइए ये सही है या गलत। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में हम गलत नहीं करेंगे कुछ, है ना। क्लियर करते हैं, क्लियर करके चलेंगे। भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत के प्रशासन से संबंधित अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ये बिल्कुल सही आंसर है, अधिकांश भाग 1935 अधिनियम से ही लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का राजनीतिक हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका किस संविधान से प्रेरित था? सही है या गलत? गलत है ये, है ना। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे ना नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल सही, आयरलैंड से ही लिए गए थे। बट इसमें क्या कहा है? भारतीय संविधान निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशक सिद्धांत के संबंधित दार्शनिक भाग आयरलैंड और अमेरिका से लिए गए थे। ये गलत हो जाता है, तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन ए सही होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर, ये करंट से कोरिलेट हो गया। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थानों और में प्रवेश और रोजगार के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 124वां संविधान संशोधन किया गया था। 124वां संविधान संशोधन किया गया था, बताइए इसके बारे में। कौन सा आर्टिकल है भैया? आर्टिकल 16 और 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में संशोधन किया गया है। इसी के तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्टिकल 15-16 एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, 16 में क्या है? लोक नियोजन अधिनियम, क्या है वो? अवसर के, जिसमें आता है अवसर की समानता वगैरह। और 15 क्या कहता है? 15 यही है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर मतभेद नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। हाल फिलहाल में जे.एंड.के की डोमिसाइल, जे.एंड.के के निवास को लेके काफी चर्चा हुई, क्या है ये? देखिए, जे.एंड.के का पुनर्गठन अधिनियम जो 2019 में किया गया था पुनर्गठन, इसके पहले जो भी डोमिसाइल मतलब उसके निवास को लेके जो भी उसकी डिफिनेशन बनाई थी, जो उसको परिभाषित करने की शक्ति केवल जे.एंड.के की विधानसभा के पास थी। जे.एंड.के की विधानसभा को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी, जे.एंड.के की विधानसभा को बहुत ज्यादा पावर दी गई थी। अब क्या हुआ कि अमेंडमेंट के बाद अब क्या हुआ? जे.एंड.के को संघ शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो संघ शासित प्रदेश घोषित होने के बाद केंद्र ने इसके लिए कि कौन सा व्यक्ति इसमें कब इसकी निवासिता या यहाँ का रह सकता है, उसका निवासी माना जाएगा जे.एंड.के का। अगर वो व्यक्ति, पहला तो यही है कि 15 साल 15 ईयर्स तक निवास कर रहा हो, 15 ईयर्स से अगर वहां निवास कर रहा है तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, 15 ईयर्स तक अगर रह रहा है तो कर सकता है, या 7 साल से अधिक, 7 साल की अवधि तक, मान लीजिए 7 साल की अवधि तक वहां रह के पढ़ाई लिखाई करी हो और 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रेजेंट जरूर रहा हो, तो वो जे.एंड.के का निवासी माना जाएगा। क्लियर है, ये दो चीज याद रखेंगे, 15 साल से रह रहा हो वहां या 7 साल की अवधि तक अध्ययन कर रहा हो, लेट इट बी 10 और 12 का एग्जाम जरूर उसने मतलब उसे अटेंड जरूर किया हो, उसमें जरूर प्रेजेंट रहा हो। क्लियर है। आर्टिकल 171, कुछ आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे थे। आर्टिकल 51, आर्टिकल 171 का 5वां भाग क्या कहता है? इसी के आधार पर क्या है कि आर्टिकल 71 ये राज्यपाल से रिलेटेड है, राज्यपाल की पावर से रिलेटेड है। राज्यपाल की पावर क्या होती है कि जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है 12 सदस्यों को राज्यसभा में, उसी तरीके से ये स्पेशलिस्ट कुछ लोगों को, जैसे स्पेशलिस्ट कितने लोग होते हैं किस किस क्षेत्र में? कला, विज्ञान, कला हो गया, विज्ञान, साहित्य हो गया, और सरकारी आंदोलन या समाज सेवा से संबंधित, समाज सेवा से रिलेटेड जो भी होते हैं एक्सपर्ट लोग, उनको विधान परिषद के लिए मनोनीत करता है। ये ध्यान रखेंगे आर्टिकल 171। अगला देखते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 का 7 यह भी चर्चा में था कि
चर्चा में क्या था, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अगर पद धारण कर चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है, न्यायाधीश के, सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है या किया है, तो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकता। क्लियर है? अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर सकता, ये हम सब जानते हैं। क्लियर है? आर्टिकल 24 अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, इसलिए इन आर्टिकल्स को रिवाइज करना जरूरी है। आर्टिकल 142 क्या कहता है? आर्टिकल 142 हमें सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको पावर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी विषय में पूर्ण न्याय देने के लिए, किसी भी विषय में पूर्ण न्याय देने के लिए, पूर्ण न्याय करने के लिए, है ना, आवश्यक किसी भी आदेश को पारित करने की अनुमति दे सकता है। पूर्ण न्याय करने के लिए किसी भी आदेश को अनुमति दे सकता है। क्लियर है? आर्टिकल 81A क्या कहता है? राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। हम सब जानते हैं, मैंने बताया राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोरिलेशन। 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। सेम वही जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, जो आर्टिकल 171 का 5वां भाग कह रहा था, राज्यपाल से रिलेटेड। राज्यपाल का रोल उतना ही पावरफुल होता है जितना कि राष्ट्रपति का रोल सेंटर में होता है, उतना स्टेट में राज्यपाल का रोल होता है। क्लियर है? तो पावर भी उसको लगभग मिलती जुलती ही दी गई है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है, हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है? नियुक्त करता है। कितने लोगों को? 12 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। यह चर्चा में इसलिए था कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए रंजन गोगोई जी को चुना है। ठीक है? इससे पहले भी कई न्यायाधीशों को, कई न्यायमूर्तियों को चुना जा चुका है। कई न्यायमूर्तियों को चुना जा चुका है, जैसे रंगनाथ मिश्रा, वहरुल इस्लाम, ऐसे कई लोगों को चुना जा चुका है। देखिए, अब चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। इसमें क्या है? राज्यपाल का पद हमारा संविधान बनते समय अलग अलग, संविधान के कई स्रोत हैं, अलग अलग जगहों से कई चीजें ली गई थी। तो राज्यपाल का पद ये कहां से लिया गया था? राज्यपाल का पद कहां से लिया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, ब्रिटिश, कनाडा, जर्मनी, जापान, कहां से लिया गया था? बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, सारे ये जरूर याद कर लेंगे कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था, ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया था, कनाडा से, आयरलैंड से, जापान से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, फ्रांस से, साउथ अफ्रीका से, सब याद रखेंगे। राज्यपाल का कनाडा से लिया गया था। कहां से लिया गया था? कनाडा से। ठीक है? मूल अधिकार खत्म करने पर आपातकाल के समय मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। इसके बारे में एक एमसीक्यू भी हमने डिस्कस किया कि कौन से अधिकार हैं जो नहीं खत्म होते हैं। आर्टिकल 2021 नहीं खत्म होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा। मूल अधिकार खत्म करना, ये कहां से लिया गया था? आपातकाल के समय मूल अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं, ये लिया गया था जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है? कहां से लिया गया था? जर्मनी से। ठीक है? क्लियर कर देते हैं। आशा करता हूं वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और पसंद आए तो बेल आइकॉन प्रेस करके लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।